नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु पांडे और आज आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य हिंदी का भाग 9। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर से सीजीपीएससी वृत्ति भर्ती परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए थे कुछ ऐसे प्रश्नों के संग्रह जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इस बार होने वाली परीक्षा में भी उनके आने की संभावना है। तो आज की वीडियो में भी हम सामान्य हिंदी से जुड़े कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज का यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें टॉप 20 प्रश्न लिए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। याद रखिएगा, किसी भी भाषा की बात करें उसकी जो लघुत्तम इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि यानी कि वर्ण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए, ध्वनि। ध्वनि के बारे में थोड़े और बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा की बात करें तो याद रखिएगा, इसमें उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण यानी कि ध्वनियां होती हैं, जिसमें से हमारे 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं व्यंजन हमारा कई प्रकार का यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें से देखिए ये जो क वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग और च और त, ये वाले जो हमारे 5 वर्ग होते हैं ये हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें ये जोड़ा है और जोड़ा है, ये दोनों स्पर्श व्यंजन नहीं होते, ये दोनों हमारा कहलाता है दीर्घुण व्यंजन। उसके अलावा य र ल व यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और श श स ह ये जो होता है हमारा उष्ण व्यंजन कहलाता है। तो इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर 10 स्वर और 33 और ये दो 35, कुल 35 व्यंजन होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पे 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 व्यंजन होते हैं। देखिए री, अम और अह उच्चारण के आधार वाले 10 स्वर और उसमें ये 3 और जोड़ देंगे तो कुल 13 स्वर हो जाएंगे। और 35 व्यंजन उच्चारण के आधार पर होते हैं, वो 35 व्यंजन, और साथ में यहाँ पे 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। संयुक्त व्यंजन देख सकते हैं आप, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से लेखन के आधार पर कुल 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन यानी कुल 52 वर्ण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में अग्र स्वर है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ई। याद रखिएगा, अग्र स्वर में कुल 4 स्वर होते हैं, ई, ए और ए। ये चार वे को 4 स्वर हमारे अग्र स्वर में आते हैं। अग्र स्वर यानी कि याद रखिएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जिह्वा का अग्र भाग गतिशील होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है। तो देखिए इन चारों में से म हमारा स्पर्श व्यंजन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देखिए अभी पीछे हम लोगों ने बात किया था, ये जो यह है यह अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है, जो ह है ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा, जो त्र है ये संयुक्त व्यंजन में होता है और जो म है ये हमारा स्पर्श व्यंजन में। तो इस बात को याद रखिएगा, वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दंतोष्ठ। कैसे पता चला? देखिए वह वर्ण का उच्चारण करके आप देख सकते हैं, वह अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ओष्ठ हैं यानी कि आपके जो होंठ हैं वो उपयोग में आ रहे हैं, साथ ही साथ आपके जो ऊपर वाले दंत हैं वे आपके नीचे वाले होंठ के साथ स्पर्श होते हैं, यानी कि यहाँ पे होंठ और दंत दोनों उपयोग में आ रहे हैं। तो दंतोष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ ये दोनों उपयोग में आ रहे हैं वह उच्चारण करते वक्त। ये हमारा व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। तो इस बात को याद रखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है? तो देखिए अगर आप शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो वो बन जाएगा शराबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शराब। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान इत्यादि के जाति का बोध कराता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो शराबी है वो किसका बोध कराता है? वो एक हमें जाति का बोध करा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शराब। अगला प्रश्न देखते हैं, बालपन की संज्ञा का उदाहरण। तो देखिए बालपन, अब बालपन क्या है? वह एक भाव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क, ग, ल और फ ध्वनियां किसकी है? देखिए इनमें बिंदी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं क, ग के नीचे ल और फ। ये जो इस प्रकार की ध्वनियां होती हैं ये होती है हमारी अरबी फारसी की ध्वनियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अरबी फारसी की ध्वनियां हैं क, ग, र और फ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ज्ञ। देखिए अभी पहले प्रश्न में हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था कि कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या क्या होते हैं? ठ, त्र, य और त्र। ये कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। याद रखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन जो कि एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है। जैसे कि ये जो छ है ये क और श से मिलकर छ बनता है। जो त्र है
वो त और र से मिलकर बनता है। जो ज्ञ है ये ज और य से मिलकर बनता है, और जो स्र है च और र से मिलकर बनता है। तो देख सकते हैं एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो हमारा नया व्यंजन बनता है उसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इस बात को याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मोर नाचता। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है, याद रखिएगा, जहां पे कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। तो अगर किसी वाक्य में कर्म है तो वहां पे सकर्मक क्रिया होगी, और अगर कर्म नहीं है तो सकर्मक क्रिया नहीं होगी। तो याद रखिएगा, जहां पे कर्ता के द्वारा किया गया कार्य अगर किसी अन्य चीज को प्रभावित तो समझ जाइएगा वहां पे क्या है, सकर्मक क्रिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे फिल्म देख रहे हैं। तो देखिए बच्चे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो बच्चे हो गया कर्ता, देखना क्या हो गया क्रिया, और फिल्म हो गया हमारा कर्म। तो फिल्म यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे देखिए मनीष दूध पी रहा है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। तो देखिए मनीष के पीने से दूध प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पे भी कर्मक क्रिया है। मनीषा ने कार खरीदी, मनीषा ने क्या खरीदा, कार खरीदी, यहाँ पे भी कर्म है। मोर नाचता है, देखिए इसमें मोर नाचता है, तो मोर हो गया कर्ता, नाचना हो गया क्रिया, यहाँ पे कर्म नहीं है, तो यह सकर्मक क्रिया नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा लिख देता कि मोर जंगल में नाचता है, अगर यहाँ ऐसा लिख देता कि मोर जंगल में नाचता है, तो कहाँ नाचता है, जंगल में। तो अगर जंगल शब्द हो जाता है तो वो हमारा कर्म बन जाता है, तो ये सकर्मक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मोर नाच, तो यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए यह कर्मक होगा। अगला प्रश्न है, निशांत दौड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया, सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक या यौगिक। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अकर। देखिए अगर आप ध्यान से इस वाक्य को देखेंगे तो निशांत दौड़ रहा है, यहाँ पे निशांत हो गया हमारा कर्ता और दौड़ना हो गया क्रिया, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है। देखिए निशांत के दौड़ने से किसी अन्य चीज पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता कि निशांत सड़क पर दौड़ता है, तो अगर सड़क पर दौड़ता है ऐसा लिखा होता तो निशांत दौड़ रहा है किस पे, सड़क पे, सड़क प्रभावित हो रहा है, तो सड़क हमारा कर्म हो जाता, तो ये सकर्मक बन जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा है निशांत दौड़ रहा है, तो यहाँ पर कर्म का अभाव है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रह बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, में अलंकार बताइए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, यमक अलंकार। देखिए कैसे हुआ, तो याद रखिएगा यमक का अर्थ ही दो होता है। याद रखिएगा यमक अलंकार में वाक्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। यहाँ पे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, यहाँ पे दो बार यह शब्द आया है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। देखिए यमक अलंकार की परिभाषा जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नई कविता में। देखिए मानवीकरण अलंकार क्या होता है, याद रखिए मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो जड़ पदार्थों का मानव क्रियाओं के साथ तुलना किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख सकते हैं, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे संध्या को सुंदर परी के समान बताया गया। संध्या है जड़ पदार्थ, देखिए संध्या जड़ है और सुंदर परी क्या है, हमारा मानव है। तो देखिए जड़ पदार्थ का मानव के साथ यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, जो संध्या है वो परी सी दिख रही है। तो इस तरीके से किसी वाक्य में जब किसी जड़ वस्तु का मानवीकरण किया जाए, मतलब किसी जड़ पदार्थ की तुलना की जाती है मनुष्य के साथ, यानी मनुष्य जैसा कार्य करता हुआ वहां पे दिखाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो देखिए हम जानते हैं कि हर एक रस का कोई ना कोई स्थायी भाव होता है, तो क्रोध किसका स्थायी भाव होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो याद रखिएगा कुल 10 प्रकार के रस होते हैं और हर एक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं, कसम को, मूल शब्द को, क्रिया के मूल रूप को या संज्ञा के मूल रूप को। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्रिया के मूल रूप को। देखिए याद रखिएगा धातु किसे कहते हैं, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो जिन शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसका जो मूल शब्द है वो है पढ़, पढ़ में जब ना प्रत्यय जुड़ा है तो पढ़ना क्रिया बना है। तो पढ़ क्या है, हमारा हमारा मूल शब्द है जिसमें प्रत्यय लगाने से हमारा क्रिया बना है, तो पढ़ क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, और ना क्या है हमारा प्रत्यय। तो याद रखिएगा क्रिया का जो मूल रूप होता है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे ही धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो याद रखिएगा नाक में दम कर देना यानी कि बहुत ज्यादा परेशान करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें।
अब क्यों हुआ तो देखिए देखिए कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ए को सही उत्तर टिक लगा के आ जाते हैं, जैसे कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कृपया शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है आज का अवकाश देने की कृपा करें। अब जो कृपया और कृपा होता है दोनों का अर्थ एक ही है, तो अगर हमने एक बार कृपा करें बोल दिया है तो वहां पे दोबारा कृपया शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आज का अवकाश देने की कृपा करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हम लोग कुशल पूर्वक हैं। देखिए बाकी वाक्यों को भी देख लेते हैं। आपका दर्शन दुर्लभ है, यह गलत होगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपके दर्शन दुर्लभ हैं। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए नहीं होगा, यह हो जाएगा घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। देखिए मृत्यु दंड में दंड और ये सजा का अर्थ एक ही होता है, तो मृत्यु दंड जब हम लोगों ने लिख दिया तो यहाँ पे दोबारा सजा शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये हो जाएगा उसे मृत्यु दंड मिला। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यह कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए याद रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम के शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक शब्द। देखिए मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं और अगर मैं कहूँ कि कोई फूल सुंदर है तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें से कौन सा फूल सुंदर है, ये वाला फूल सुंदर है कि ये वाला, क्योंकि मैंने कहा कोई फूल सुंदर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यह फूल सुंदर है तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह फूल सुंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्या है, हमें निश्चितता का बोध करा रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तद्भव। और अगर आग के तत्सम रूप की बात करें तो याद रखिएगा आग का तत्सम रूप हो जाता है अग्नि। देखिए तत्सम रूप क्या होता है? तत्सम रूप संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो कि हिंदी भाषा में भी ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। और तद्भव शब्द मतलब होता है कि ये जो हमारे संस्कृत के शब्द थे इनमें क्या हुआ, समय के साथ कुछ परिवर्तन हो गया, जैसे अग्नि से आग हो गया, तो अब ये जो परिवर्तित रूप है यही हमारा तद्भव रूप कहलाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह पसंद आया तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसे यूट्यूब आप तक पहुंचाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं वे भी पढ़ाई कर सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।